हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 6 मार्च 2025। हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करने वाले हैं। 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी करंट की अपडेट होती है और जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं, तो आप जरूर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और गाइज, आगामी दिनों में अगर आपका एग्जाम है किसी भी दिन किसी शिफ्ट में, तो आप हमें इन नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो कि हम टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। इसके अलावा आप हमें यहाँ पर भी डायरेक्टली बता सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके कि आपकी एग्जाम कब है, किस दिन, किस शिफ्ट में है, ताकि हम यहाँ से आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, है ना। तो आप जरूर से बताइएगा कि आपकी एग्जाम कब है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, वहां से जाकर हमें सीधे बता सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे पहले प्रश्न से। गाइस, पहला क्वेश्चन आज पूछा गया, हरित क्रांति के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत में हरित क्रांति के समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1966-67 में हुई थी और इसे तीसरी क्रांति जो कृषि क्रांति है ये भी कहा जाता है। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इसमें यहाँ पर जो है वृद्धि देखने को मिली थी। तो कल आपसे ये क्वेश्चन बना था कि जो हरित क्रांति है इससे किस स्टेट में जो है, किस राज्य में जो है इसमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो पंजाब वाला क्वेश्चन कल आपसे बना था, ये वाला, है ना। आज इससे बन चुका है बेसिकली कि कौन पीएम था इस टाइम पर। कल वापस से क्वेश्चन आपका बनेगा कि कब शुरू हुई थी, है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा सारी चीज़ें। हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जुलाई 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी किया था। क्लियर है। और भारत में हरित क्रांति के लिए कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको जनक माना जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक। इनसे भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। हरित क्रांति के कुछ मुख्य उद्देश्य और पहलू में शामिल थे। देखिए, अधिक उपज देने वाली जो किस्म होती है जिसको हाइब्रिड बोला जाता है, HYV के नाम से इसको जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपका SSC GD में बना था, है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है। कृषि मशीनरी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग और सिंचाई आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली? तो 13 जून 2024 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी BJP के पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को लगातार तीसरी बार जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के टी पटनायक ने उन्हें जो है ईटानगर के दोराजी जो खांडू कन्वेंशन हॉल है इसमें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 11 कैबिनेट मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई साथ में, जिनमें राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चोना मीन को शामिल किया गया, है ना। इसके अलावा 11वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के गठन के लिए राज्य में 9 अप्रैल 2024 को लोकसभा के साथ में चुनाव हुआ था। पेमा खांडू के नेतृत्व वाली भाजपा ने 50 विधानसभा सीटों में से 36 पर जीत हासिल की थी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। कल आपसे क्वेश्चन बना था कि 32 विधानसभा सीट वाला जो स्टेट है कौन सा है, सिक्किम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना था, है ना। तो ये सीटें भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 60 सीटें हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ा गया था ये कुल 50 सीटों पर हुए थे चुनाव। 10 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक सीट से केवल एक उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ था। इस वजह से इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। इस वजह से चुनाव 10 पर नहीं हुए थे। तो अरुणाचल प्रदेश प्रारंभ में एक कैसा से प्रदेश था जिसे 1987 में भारत सरकार का 24वां राज्य बन गया था ये। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? ईटानगर में, है ना। तो याद रखना है। गाइस, ये हमारी स्पेशल ई बुक है। ये जो स्पेशल ई बुक है अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, जिसमें 1500 से भी अधिक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, है ना। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो आपको सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है इसमें, एक बार डेमो भी देख लीजिएगा जाकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा, है ना। डेमो जरूर से चेकआउट करें। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अधिक जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए भी अवेलेबल है। तो इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है ना। तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन की खोज कब हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन बना है तो 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन की जो खोज है 1912 में हुई थी। स्वास्थ्य और रोग के बारे में हमारी समझ में विटामिन की खोज एक प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि थी। तो 1912 में
कोसिमिर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द जो है ये बेसिकली गढ़ा था, फंक का नाम इनसे जोड़ा जाता है ना। विटामिन थेरेपी का जनक इनको माना जाता है। प्रमुख लक्षणहीनता से संबंधित विटामिन पर शोध तब शुरू हुआ जब रोग का रोगाणु सिद्धांत प्रमुख था और हठधर्मिता ने माना कि केवल 4 पोषक कारक आवश्यक थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। अगला क्वेश्चन बना है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 29 करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है आरबीआई के। ज्यादातर कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थित है। ये कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर आरबीआई के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय की जो शुरुआत हुई थी कलकत्ता में हुई थी। 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट किया गया था और केंद्रीय कार्यालय में ही गवर्नर बैठते हैं और नीतियों को तैयार करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था 1934 इसके तहत। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पीएम मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? तो 15 देशों की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 जो पूरा साल है इसमें 15 विदेश यात्राएं की थी, देशों की यात्राएं की थी इन्होंने। भारत के साथ उनके संबंध मजबूत बनाए थे, है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 में 15 देशों की यात्रा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2024 तक कुल 79 विदेश यात्राएं ये बेसिकली अभी तक कर चुके हैं, है ना, 10 जुलाई 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत को संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा जो सहयोग और प्रेरणा मिली किस देश से मिली? तो ये ब्रिटेन से मिली है। ब्रिटेन से भारत को संविधान निर्माण में सबसे अहम और सबसे ज्यादा सहयोग और प्रेरणा मिली। खासकर संविधान की संरचना, कानूनी व्यवस्था के मामले में भारत का संविधान ब्रिटिश संविधान से कई पहलुओं में प्रभावित था, है ना। बात करें, देखिए भारत का संविधान संसदीय प्रणाली से प्रेरित था जो कि ब्रिटेन में लागू है ना। ब्रिटिश मोनार्की और संविधानिक जो प्रथाएं हैं इनने भारतीय संविधान में संरचना और संचालन के लिए मार्गदर्शन दिया। कानूनी व्यवस्था और अधिकारों की सुरक्षा में ब्रिटिश प्रभाव महत्वपूर्ण हुए, जैसे कि कानूनी परंपराएं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के उदाहरण है। ये ब्रिटेन से ही बेसिकली इनको इंस्पायर्ड है भारतीय संविधान में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है इससे क्वेश्चन बना है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत का जिक्र इसमें किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है और यह प्रकट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा। इसके अलावा उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें हुई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी 82.14%। याद रखिएगा 82.14%। साक्षरता जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। साक्षरता का निम्न स्तर आर्थिक सुधार में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है साक्षर बेसिकली माना जाता है ना। तो भारत की साक्षरता की विशेषताएं 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता है 74.04%, है ना। तो अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 82.14% है, महिलाओं के लिए 65.46%। तो अगर अलग अलग पूछी जाए तो बता दीजिएगा। कुल आपका देश की अगर टोटल पूछी जाए तो 74.4% है आपका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के अस्सी घाट में हुआ था, है ना। वाराणसी का जो अस्सी घाट था यहां पर हुआ था, याद रखना है आपको। और इनका जन्म एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माँ का नाम था भागीरथी बाई। बचपन का नाम था मणिकर्णिका इनका, लेकिन प्यार से लोग इन्हें मनु कहते थे, है ना। साल 1842 में उनकी शादी जो है झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी और साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम दामोदर राव इन्होंने रखा था। तो ये चीजें बेसिकली हुई थी, है ना। तो इनसे क्वेश्चन आपका बनता है, ये 1857 वाले लगातार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वहीं से ये क्वेश्चन बेसिकली आपका निकल कर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में रेपो रेट। अब रेपो रेट से आपके लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये बैंक रेट वाला ये क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया अभी 1-2 दिन पहले ही। 6.50% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 6.5% के समथिंग है ना रेपो रेट। तो याद रखना है रेपो रेट दर क्या होती है आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट
वहाँ ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उसको सरकारी प्रतिभूतियों के बदले कुछ लघु अवधि के लिए धन उधार देते हैं, है ना। सरकारी प्रतिभूतियों के बदले लघु अवधि के लिए धन उधार देते हैं वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई। तो रेपो रेट आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। 7 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें रेपो रेट, तो ये आपका है 6.25%, है ना। 7 जून 2024 को कितना था, 6.5% था। और 8 फरवरी 2024 को ये 6.5 था। 8 दिसंबर 2023 को भी ये 6.5% था। अभी अगर वर्तमान में देखें तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, 0.25% के समथिंग। तो आप याद रखिएगा 0.25% ये जो है कम हुआ है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरित क्रांति से जुड़े क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं, और भी क्वेश्चन आपका बना था, तो अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में गोरखपुर से जो किसने नेतृत्व किया था, मोहम्मद हसन और बाबू बंधु सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में गोरखपुर से मोहम्मद हसन, बाबू बंधु सिंह के नेतृत्व में जो है ये किया गया था क्रांति का नेतृत्व। तो गोरखपुर के मोहम्मद हसन ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अवध शासक के एक नियुक्त व्यक्ति के रूप में अपनी सत्ता स्थापित की थी। हसन का शासन इस क्षेत्र में केवल 6 महीने तक चला था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी पानी मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, इसे सोडा वाटर के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिश्रण की विशेषता देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर जो है एक सजातीय मिश्रण बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज़्यादा आसानी से घुलती है। और गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर आपको मिल जाएगी, जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है टीसीएस के सारे एसएससी की, रेलवे की आगामी जो एग्जाम है उनको देखकर, आगे की एग्जाम को देखकर ही प्रिपेयर इसको हमने किया है। तो आप जरूर से एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए। 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल करेक्ट आंसर है। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान टोडरमल ने मुगल साम्राज्य के राजस्व जो मंत्री है इनके रूप में काम किया था। उन्होंने संयुक्त वजीर और वकील हम सल्तनत दोनों के रूप में कार्य किया। वह 4000 का मनसबदार था और मुगल साम्राज्य में सबसे प्रमुख राजाओं में से ये एक था। उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक के रूप में सेवा की। टोडरमल के अधीन 15 और दीवान थे जिन्हें अकबर के 15 सूबों के लिए नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा समथिंग हैपन ऑन द वे टू हेवन, किसकी किताब है, तो ये जो किताब है सुधा मूर्ति की है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। समथिंग हैपन ऑन द वे टू हेवन किताब के बारे में बात कर रहे हैं। ये किताब सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई। ये किताब 20 प्रेरणादायक सच्ची जीवन की कहानियों का संग्रह है जो आशा, विश्वास, दया, खुशी को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है किसका मंत्रिमंडल सबसे मजबूत और निर्णायक माना जाता है, तो इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर रहेगा। मंत्रिमंडल की ताकत और निर्णायक फैसलों को देखें तो इंदिरा गांधी का मंत्रिमंडल जो है सबसे मजबूत और निर्णायक माना जाता है। उन्होंने अपने शासन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिनसे देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। इंदिरा गांधी का मंत्रिमंडल सबसे मजबूत और निर्णायक माना जाता है। उनके शासन में कई महत्वपूर्ण फैसले और ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे कि आपातकाल, बैंक का राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन और कृषि सुधार, कई सारी चीजें हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका हरित क्रांति से बना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या है। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये इसके दुष्प्रभाव है हरित क्रांति के। और भी हो सकते हैं। तो हरित क्रांति भारत में कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास था, ये जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य असुरक्षा को कम करना था। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। हरित क्रांति सन 1960 से 1970 के दशक में तीव्र विकास जो कृषि विकास की अवधि को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उच्च उपज वाली फसल किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन है 1991 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो गिरावट हुई थी एमएसपी पर, है ना। 1991 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो ये गिरावट हुई थी। 1991 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर असर कम हुआ, यानी एमएसपी में गिरावट हुई थी। 1991 में भारत के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किए गए थे, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला और बाजार आधारित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इन सुधारों के तहत नवीन आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन, भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की दिशा में कई कदम उठाए, जिनमें सरकारी हस्तक्षेप को कम गया। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि वायु का दबाव,
है ना। यदि वायु का दबाव कितना कर दिया जाता है तो वायु का भार 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा तो वायु का जो भार होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। इस तरह से यदि वायु का दबाव 2 गुना कर दिया जाता है तो वायु का घनत्व भी 2 गुना हो जाएगा और इस प्रकार उसका भार भी 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किसके साथ सहयोग करके शिक्षा में क्या क्षेत्र में सुधार करेगी? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी के साथ सहयोग करके ये शिक्षा में सुधार करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 राज्यों के बीच कृष्णा और गोदावरी जल विवाद हुआ है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये है। कावेरी, जिसे कावेरी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिला है, इसके पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी के तल कावेरी में समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर और बंगाल की खाड़ी से जो है में आने में लगभग 800 किलोमीटर पहले ये बहती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और ये जो विवाद इन दोनों स्टेट के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पूर्ण रूप से मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो ये नेहरू आयोग ने की थी। भारत के मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले नेहरू आयोग ने की थी। क्लियर है। ये आयोग जो है साल 1928 में बना था और इसमें भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो पतन और अपवर्तन दोनों को सम्मिलित माध्यमों के अपवर्तन सूचकांकों से संबंधित है। ये स्नेल का नियम प्रकाश या अन्य तरंगों के अपवर्तन से जुड़ा है। यह नियम अपवर्तन और अपवर्तन है ना कोणों के बीच संबंध को बताता है। इसे अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बना है, भारत के किन शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कुल कितने जिले हैं? तो एक ही जिला है यहाँ पर। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में एक ही जिला है और यहाँ एक यूनियन डिस्ट्रिक्ट केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये कवरत्ती है, जैसे कल क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी कौन से वंश के थे? तो ये मराठा राजवंश से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले मराठा वंश के थे, है ना। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, इनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था 1630 शिवनेरी के जो दुर्ग है यहाँ पर पहाड़ी किले में। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माँ का नाम था जीजाबाई। शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल बैंक जो फाइनेंस बैंक है इस पर इन्होंने जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुल 68.1 लाख रुपए का जो जुर्माना है बेसिकली लगाया है। तो 68.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते आपातकाल या फिर इमरजेंसी के टाइम पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित सभी हो जाते हैं, इन दोनों को छोड़कर। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है ये, और अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी के संबंध में ये बात करता है ना। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौर्यकाल में कौन सा कर लगाया गया था या लगाया जाता था? तो मौर्यकाल में कई सारे कर लगाए जाते थे, सीता, भाग, प्रणय, है ना, हिरण्य, बलि, यात्रा वेतन, टोल टैक्स, लाइसेंस शुल्क, आयात निर्यात कर, इस तरह से कई सारे शुल्क होते थे। अब यहाँ पर कौन सा था वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, इन्हीं में से कोई सा एक दे रखा होगा। मौर्य काल में कई तरह के कर लगाए जाते थे जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके, सारे कर लगाए जाते थे। अगला है, क्विंटल किसको मापने की इकाई एक मात्रक है? तो ये वजन को मापने का एक मात्रक है। क्विंटल एक वजन मापने का मात्रक है। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। बड़ी मात्रा को मापने के लिए क्विंटल का इस्तेमाल किया जाता है और इससे भी और बड़ी मात्रा को मापने के लिए मीट्रिक टन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी ये आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 37 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना था। जैसे हमारी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप जाकर डेमो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा लेटेस्ट कंटेंट है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जाकर जरूर से डेमो देख लीजिएगा, आपको 110% जरूर से पसंद आएगा, क्योंकि इसी तरीके से इसको प्रिपेयर हमने किया है ना। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस है। तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्लाह शाह के द्वारा किया गया था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरकत अहमद शाह और मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। बरकत अहमद ने विद्रोहियों के मुख्य नेता अधिकारियों का पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। देश का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है केम्प बेल में स्थित है। ये भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु और सुमात्रा इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार तहसील में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 का करंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले तमिलनाडु के कलाकार ए.आर. रहमान का संबंध किससे है? तो ये संगीतकार है ना, ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान जो है एक भारतीय संगीतकार है और उन्होंने जो है ग्रेमी पुरस्कार जीता है। जन्म इनका तमिलनाडु चेन्नई में हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई में। पूरा नाम है अल्लाह रक्का रहमत, है ना। ए.आर. रहमान इसको कहा जाता है, ए.आर. रहमान। तो अल्लाह रक्का रहमान इनका पूरा नाम है और उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 356 है किसके बारे में? तो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने की अनुमति देता है। यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति उस राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने की अनुमति ले सकते हैं, मतलब उनके हाथों में यह होता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है यह राष्ट्रपति को किसी भी राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण लेने की अनुमति देता है। इसे राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 1991 से, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1991 से। इसके अलावा नेक्स्ट है, गैस का आयतन 2 गुना कर देते हैं तो गैस का दबाव किस प्रकार प्रभावित होगा? बढ़ जाएगा, यह कम हो जाएगा, यह 2 गुना हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। उसका दबाव जो है दाब आधा हो जाएगा। अगर किसी गैस का आयतन 2 गुना कर दिया जाए तो उसका दाब जो है आधा हो जाएगा। यह बात स्थिर तापमान पर लागू होती है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व किसके प्रति जिम्मेदार हैं? राष्ट्र और जनता दोनों के प्रति है। नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से राष्ट्र और जनता दोनों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इनका जो है प्रमुख उद्देश्य जनता की भलाई, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये सरकार को नीति निर्धारण के मार्गदर्शन करते हैं ताकि देश के हर नागरिक को समान अवसर मिल सके, उनका समग्र विकास हो सके, है ना। तो ये जीके के क्वेश्चंस तो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैथ्स रीजनिंग को हम कवर कर लेते हैं। ये हमारी और भी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अधिक जानकारी वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ नाम मात्र की प्राइस पर ये आपको मिल रही है ना। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है और ये स्पेशल ई बुक है जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल रही है, जहाँ पर 1500 से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन है, SICI से 2 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 क्वेश्चन है आपके, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं, है ना। रीजनिंग में बात करें, एलानोजी से 1 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है आपके, सिलोज में से 2 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। इसके अलावा मिरर और वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन है, इम्बेड फिगर से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जो आपको अच्छे से कवर कर लेना है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए, है ना। हमने जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए 100% ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताने की है, जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आगे आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है तो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा टेलीग्राम पर। सीधे हम मैसेज डाल देते जैसे ही शिफ्ट छूटती है तुरंत उसके बाद में, तो आप हमें टेलीग्राम पर सीधे जाकर जैसे ही एग्जाम छूटे तुरंत में क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम आपके लोगों की ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। क्लियर है? और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर दीजिएगा। ये सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल जाएगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट है। जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप देने जा रहे हैं ना गाइस, अच्छे से पहले कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि सिर्फ 49 रुपये की इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और 100% यहाँ से आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक बार जरूर से विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। इनके बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि PDF भी आपको मिल पाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।